पौधे ऐसे प्राथमिक स्रोत हैं जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करते हैं तथा साथ ही खाद्य श्रृंखला में प्रथम संपर्क प्रदान करते हैं। मानव समुदाय द्वारा पौधों का उपयोग खाद्य, पोषकता, स्वास्थ्य, वस्त्र, आवास तथा अन्य जरूरतों के लिए किया जाता रहा है। हमारे द्वारा उपयोग किए गए पौधों में व्यापक विविधता है। उदाहरण के लिए हम अपने दैनिक जीवन में चावल का भरपूर उपयोग करते हैं, जैसे बिरयानी, डोसा, सादा चावल, पोहा, इडली इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि ये सभी उत्पाद एक ही फसल यानी चावल से निर्मित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल भारत में ही चावल की लगभग 40,000 किस्में हैं, जिनमें बनावट, आकार, आकृति, रंग, सुगंध तथा महत्वपूर्ण रूप से स्वाद में आपस में विभिन्नता है। ये विविधता कहां से आती है? वर्षों से मानव समुदाय द्वारा अपने विभिन्न प्रयोजनों के लिए विविधता को बढ़ावा दिया गया है, उसका उपयोग किया गया है तथा उसमें वृद्धि की गई है। पौधों की विविधता, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए महत्वपूर्ण है, पादप आनुवांशिक संसाधन के तौर पर जानी जाती है तथा ये हवा, जल, मृदा तथा खनिज जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह ही महत्वपूर्ण है। पादप आनुवांशिक संसाधन का भौगोलिक वितरण एक समान नहीं है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य क्षेत्र शीतोष्ण ठंडे क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध तथा विविध हैं। पादप आनुवांशिक संसाधन सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक तथा भूमि उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण प्रभावित अथवा लुप्त हो जाते हैं। 10,000 वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत से ही मानव द्वारा खेती के माध्यम से जंगली तथा घरेलू पौधों का चयन किया गया। पादप प्रजनन के क्षेत्र में विज्ञान में पिछले 100 वर्षों में हुए विकास से पौधों को अपनाए जाने हेतु भरपूर प्रोत्साहन मिला है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च पैदावार किस्में तथा संकर किस्में प्राप्त हो सकी, जिनके कारण कृषि में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इन आनुवांशिक सामग्री को अपनाए जाने के कारण पारंपरिक किस्मों, जोतों तथा पुरातन किस्मों, जो कि एक समय बीमारी, सूखा, लवणता प्रतिरोधता जैसे मूल्यवान गुणों का भंडार गृह था, इनका नुकसान हुआ है। निकोलाई इवानोविच वेविलोव, प्रख्यात रशियन वैज्ञानिक ने विश्व के विभिन्न भागों में विकसित विभिन्न फसलों की खेती में उपयोग किए गए और पौधों के मूल तथा विविधता के केंद्रों का अध्ययन किया। भारतीय जीन केंद्र चावल, अरहर, चना, गन्ना, मोठ बीन, कपास, जूट, कुकुरबिट, कटहल, बैंगन, आम, काली मिर्च, इलायची आदि जैसी फसलों के लिए उद्भव केंद्र तथा ज्वार, बाजरा, रागी, चौलाई, कद्दू तथा मिर्च के लिए विविधता का केंद्र है। अतः पादप आनुवांशिक संसाधन मानव की मूलभूत जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। नवीन जीनों के लिए खोज शीर्षक से अपने पेपर में सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर बीपी पाल ने तत्कालीन इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसमें कार्य करते हुए उपयोगी पादप आनुवांशिकी संसाधन के संकलन की महत्ता पर बल दिया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से विश्वव्यापी जनन द्रव्य संकलन हेतु एक इकाई की स्थापना के लिए सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप पादप परिचय स्कीम ने कार्य करना प्रारंभ किया और 1961 में स्वर्गीय हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक संभाग स्थापित हुआ। डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन तथा अन्य प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप इस संभाग को वर्ष 1976 में एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में विकसित किया गया और इसे नाम दिया गया राष्ट्रीय पादप परिचय ब्यूरो। 1977 में इसका पुनः नामकरण राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो किया गया।
NBPGR द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है जनन द्रव्य संकलन, जनन द्रव्य विनिमय, पादप संगरोध, जनन द्रव्य गुणधर्म लक्षण तथा मूल्यांकन, जनन द्रव्य संरक्षण, प्रलेखन तथा मानव संसाधन विकास। NBPGR की बहुआयामी गतिविधियां नई दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित इसके मुख्यालय के साथ साथ देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित इसके 10 क्षेत्रीय केंद्रों तथा ईसापुर स्थित परीक्षण फार्म से चलाई जाती हैं। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए शिमला, मध्य हिमालय क्षेत्र के लिए भोवाली, उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए श्रीनगर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए शिलांग में केंद्र स्थापित किए गए। पश्चिमी घाट के लिए त्रिचूर तथा दक्खन पठार एवं पूर्वी घाट के लिए हैदराबाद एवं कटक में केंद्र स्थापित किए गए। वहीं गोंडवाना क्षेत्र के लिए रांची, मराठवाड़ा के लिए अकोला और उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के लिए जोधपुर स्टेशन की स्थापना की गई। वर्ष 1982 में NBPGR ने अल्प उपयोगी एवं अल्प संदोहन पौधों पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की ताकि भविष्य में अल्पज्ञात फसलों पर योजनाबद्ध तरीके से अनुसंधान किया जा सके। श्रेष्ठ जनन द्रव्य के गुणधर्म, लक्षण तथा पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत को महसूस करते हुए तथा अधिसूचित फसल किस्मों, हाइब्रिड के पैतृक वंशक्रम एवं क्षमतावान आनुवांशिक भंडारण के DNA फिंगरप्रिंट के उद्देश्य के साथ वर्ष 1996 में NBPGR में DNA फिंगरप्रिंट पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। NBPGR में राष्ट्रीय जीन बैंक की एक अद्वितीय सुविधा है जो कि विश्व में सबसे बड़ी मौजूद सुविधाओं में से एक है। इसमें बीज जीन बैंक, स्वपात्रे जीन बैंक तथा क्रायोजीन बैंक शामिल हैं। NBPGR को सौंपी गई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है अनुसंधान प्रयोजन हेतु भारत में आयात की गई पराजीनी तथा परीक्षण सामग्री सहित सभी प्रकार के जनन द्रव्य का संगरोध परीक्षण करना, जो कि नुकसानदायक कीट एवं नाश जीव धारा 1914 के तहत पादप संगरोध आदेश 2003 के अंतर्गत एक कानूनी बाध्यता भी है। NBPGR द्वारा पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में शामिल बहुत सी गतिविधियां फसल आधारित संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता में चलाई जाती हैं। खोज द्वारा विभिन्न स्रोतों से पादप आनुवंशिक संसाधन एकत्रित किया जाता है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों की टीम देश के विभिन्न भागों में घूम कर परिवर्तनशीलता के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन एकत्रित करती है। जनन द्रव्य का संकलन किसान के खेत, भंडार, थ्रेशिंग यार्ड, स्थानीय बाजार तथा प्राकृतिक स्थल से परिपक्व स्वस्थ बीज, शाकीय प्रवर्ध, कटिंग और कली के रूप में किया जाता है। वनस्पति जानकारी के साथ पौधे का नाम, स्थान, आवास, संकलन की तारीख जैसे महत्वपूर्ण डाटा को दर्ज किया जाता है। ऊंचाई, अक्षांश तथा दक्षांश की सटीक गणना के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी को मिलाकर पासपोर्ट डाटा तैयार किया जाता है। जनन द्रव्य संकलन के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत वनस्पति संग्रह वाउचर नमूना तैयार करने के लिए पौधे के आर्थिक भाग के साथ पौधे के प्रतिनिधि नमूने का संकलन करना शामिल है। जनन द्रव्य के सही वर्गीकरण पहचान को सौंपने अथवा उसका प्रमाणन करने के लिए वनस्पति संग्रह वाउचर महत्वपूर्ण दस्तावेज है। NBPGR में वनस्पति संग्रहालय सुविधा को खेती पौधों का राष्ट्रीय संग्रहालय नाम दिया गया है। ये वनस्पति संग्रहालय खेती पौधों की प्रजातियों, उनके जंगली संबंध तथा किस्म का विशिष्टीकृत वर्णन है, जो कि इसे अन्य वनस्पति संग्रहालय से अलग एवं विशिष्ट दर्शाता है। इस संग्रहालय में 250 से भी ज्यादा प्रजातियों के लगभग 20,000 नमूने हैं, जिनका उपयोग पहचान, प्रमाणन तथा शिक्षण प्रयोजनों के लिए किया जाता है। विदेशी स्रोतों से पादप आनुवंशिकी संसाधन के प्रवेश द्वारा जनन द्रव्य में नया तरीका जोड़ा जाता है। जनन द्रव्य विनिमय के तहत देशों के बीच विभिन्न जनन द्रव्य का प्रवेश तथा निर्यात किया जाता है। शुरुआत से ही NBPGR का सोयाबीन, फ्रेंच बीन, सूरजमुखी, कीवी फल, आड़ू, खुमानी, ब्लूबेरी जैसी बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण फसलों को प्रारंभ करने में योगदान रहा है। NBPGR का जनन द्रव्य विनिमय के लिए 100 से भी अधिक देशों के साथ संपर्क बना हुआ है।
विभिन्न पादप प्रजातियों के उपयोग किए गए जनन द्रव्य को नई पादप भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है तथा उनकी सफलतापूर्वक स्थापना की जाती है। इन विदेशों से आयातित पादप प्रजातियों की भारतीय कृषि के विविधीकरण में उल्लेखनीय भूमिका है। भारत में आयात किए गए सभी प्रकार के सामान के लिए निदेशक NBPGR द्वारा जारी आयात परमिट और निर्यात करने वाले देश की पादप संगरोध एजेंसी द्वारा जारी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ष जनन द्रव्य की लगभग 20,000 प्राप्तियां तथा परीक्षण सामग्री के 50,000 नमूने विभिन्न कृषि फसल सुधार कार्यक्रमों में उपयोग करने हेतु प्राप्त किए जाते हैं। पहले उन्नत किस्मों सहित पादप जनन द्रव्य का विनिमय मुक्त रूप से किया जाता था, लेकिन दिसंबर 1993 में जैविक विविधता पर औपचारिक समझौता लागू होने के साथ जनन द्रव्य सामग्री का आयात निर्यात अब नियंत्रणाधीन है। निर्यात मामलों पर भारत के जैविक विविधता कानून 2002 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। अनुसंधान प्रयोजन के लिए NBPGR भारत में सभी संस्थानों को जनन द्रव्य की आपूर्ति सुविधा सुलभ कराने में भी कार्यरत है। अन्य देशों से पराजीनी किस्मों सहित पादप सामग्री के प्रवेश के कारण उससे संबद्ध कीटों, नाशी जीवों, बीमारियों और खरपतवार के प्रवेश का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत सरकार की ओर से NBPGR को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि उसके द्वारा अनुसंधान प्रयोजन के लिए विदेशों से आने वाली पादप सामग्री अथवा जनन द्रव्य की संगरोध जांच की जाए। NBPGR द्वारा निर्यात के लिए भेजे जाने वाले जनन द्रव्य की संगरोध जांच की जाती है तथा फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 70,000 नमूने आयात किए जाते हैं तथा सभी को संगरोध जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे ही नमूने प्राप्त होते हैं, प्राप्त की गई सामग्री के विवरण का प्रमाणन व प्रलेखन कर विशेषज्ञ टीम द्वारा कंसाइनमेंट को खोलकर उसमें मृदा, विकृत बीजों, पादप कचरा जिसमें कि नाशी जीव रोगजनक पल सकते हैं की उपस्थिति का संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के नाशी जीवों की तलाश के लिए बीजों का विशिष्टीकृत परीक्षण किया जाता है। एक्स-रे रेडियोग्राफी के माध्यम से कीटों के छिपे हुए संक्रमण की निगरानी की जाती है। पहचान बिंदुओं द्वारा नाशी जीवों के वर्गीकरण पहचान की पुष्टि की जाती है। फफूंदीय तथा जैविक बीमारी अथवा संक्रमण की तलाश सामान्यतः वॉशिंग टेस्ट, इंक्यूबेटर टेस्ट से की जाती है। मृदा ढेले तथा कुछ पादप सामग्री प्रजातियों में सूत्रकृमियों को अलग किया जाता है। वायरस की तलाश प्रवेश उपरांत संगरोध ग्रीन हाउस एवं नर्सरी में किए जा रहे बीज परीक्षण पूरा होने पर ही की जाती है। एलिजा विपरीत प्रतिलेखन, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे तकनीकों के संयोजन द्वारा नवपौध का पुनः परीक्षण किया जाता है। संक्रमित सामग्री का उपचार करने हेतु गर्म जल उपचार, नाशक जीवनाशी घोल में भिगोकर तथा धूमीकरण आदि जैसी भौतिक रासायनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई वर्षों से NBPGR द्वारा की गई प्रभावी पादप संगरोध जांच से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक कीटों नाश जीवों तथा बीमारियों के प्रवेश एवं उनके प्रसार को रोकने में उल्लेखनीय मदद मिली है। एकत्रित अथवा विदेशों से मंगाई गई पादप सामग्री के मूल्य का महत्व समझते हुए जनन द्रव्य मूल्यांकन एवं गुणधर्म लक्षण किया जाता है। फसल सुधार कार्यक्रम में पादप आनुवंशिकी संसाधन की उपयोगिता मूल्यांकन द्वारा आशाजनक प्राप्ति संख्या की पहचान पर निर्भर करती है। इसमें उच्च पैतृक आकृति विज्ञान गुणों की रिकॉर्डिंग शामिल होती है, जिसमें प्राप्ति संख्या का वर्णन होता है जो इसकी पहचान में मदद करता है। विस्तृत मूल्यांकन में विभिन्न स्थानों पर वर्षों से प्राप्त किए जा रहे सामग्री के खेत परीक्षण तथा विभिन्न गुणों की रिकॉर्डिंग शामिल होती है। इनमें कृषि आकृति विज्ञान गुण एवं जैविक तथा अजैविक दबाव सहिष्णुता शामिल है। कुछ निश्चित मामलों में आकृति विज्ञान डाटा की आपूर्ति हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप, जेलटेक ऑटो एनालाइजर, हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसे संवेदनशील विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोफाइल एल्कोलॉइड्स, तेल मात्रा, वसा अम्ल और सुगंधित तेल जैसे जैव रसायन विश्लेषण के साथ की जाती है। संवेदनशील एवं स्वस्थ गुणधर्म लक्षण वर्णन के लिए मॉलिक्यूलर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें DNA का प्रयोग किया जाता है।
डीएनए, जो कि पैतृकता की मूल इकाई है और प्रत्येक व्यक्ति, किस्म व प्रजाति के लिए अपने आप में अद्वितीय है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में डीएनए को अलग करना, बहुखंडों का सृजन तथा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हुए उन्हें अलग अलग करना जैसी अनेक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर हासिल किए गए विशिष्ट पैटर्न का उपयोग परीक्षण किए गए नमूनों की विविधता अथवा पारस्परिकता की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। नींबू वर्गीय, मिर्च, आम, बैंगन, मूंग बीन, केला, तिल, अरहर, तरबूज तथा रागी में नोवल एसएसआर मार्क